यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान पर। पाकिस्तान के कब्जे में भारत का एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा है, उसमें क्या गतिविधि चल रही है और वो जो गतिविधि चल रही है वो उस पर पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है और भारत का स्टैंड क्या है, यूएनओ का स्टैंड क्या है और इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस पर क्या चल रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे में कितना हिस्सा पूरा। अगर हम जम्मू कश्मीर प्रांत की बात करते हैं तो उस समय का जम्मू कश्मीर प्रांत, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है, लद्दाख का मोर देन 60% एरिया अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, कश्मीर का 50% एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है और जम्मू का 50% से ऊपर पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर का 50% का मतलब हो गया 10,000 किलोमीटर हमारे पास अभी है, तो 5,000 किलोमीटर उनके पास है। कश्मीर केवल 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग एरिया है, बाकी का 2,10,000 स्क्वायर किलोमीटर का अप्रॉक्स जम्मू और लद्दाख है, जिसमें से लद्दाख सबसे बड़ा एरिया है। और लद्दाख के एरिया से जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका थोड़ा सा इतिहास बताते हुए हम चलेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंस स्ट्रैटेजिकल महत्व का पॉइंट बनता है, क्योंकि भारत पर अभी तक जितने भी मुस्लिम हमले हुए हैं और मुस्लिम हमलों से पहले भी जो भारत पर हमले हुए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सिकंदर का हमला हुआ हो या और यूनानियों के हमले हुए हैं, वो सारे के सारे गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से हुए। जो वहाँ पर दर्रे हैं, खैबर पख्तून का दर्रा है, उन दर्रों से जो दर्रे हैं उन दर्रों से एशिया या हम कहें कि वेस्ट एशिया का रास्ता खुलता है और वहाँ से भारत में आक्रांता भारत में घुसते रहे हैं। वो हमारा बॉर्डर एरिया है। अंग्रेजों के समय पर 1900 मैं बात कर रहा हूँ 1930-32 के लगभग की, अंग्रेजों का शासन, जिसका पूरा हिंदुस्तान पर शासन था, जम्मू कश्मीर में प्रिंसली स्टेट शासन कर रही थी, उसका इतना बड़ा स्ट्रैटेजिकल महत्व तो उस समय भी था कि अंग्रेजों ने महाराजा हरि सिंह से वो क्षेत्र लीज पर ले लिया था। और लीज पर इसलिए ले लिया था कि उधर रशियन बॉर्डर लगता था। रशियन बॉर्डर का मतलब यूएसएसआर का जो बॉर्डर है, उसके बॉर्डर का मतलब अफगानिस्तान उनके कब्जे में था। तो यूएसएसआर का खतरा था या चाइनीज खतरा था या उधर से दूसरे जो जिनको हम कहते हैं शिनयांग प्रांत है, वो उस समय चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था, उसमें मुस्लिम शासन, उइगर मुसलमान शासन किया करते थे, तो उधर से आक्रांता भारत में घुसते थे। इसलिए अंग्रेजों ने बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को सेव करने के लिए गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है उसको महाराजा से लीज पर ले लिया था। और लीज पर लेने के बाद वहां एक गिलगिट एजेंसी बनाई थी। गिलगिट एजेंसी बनाकर उस पर शासन करते थे, यानी कि उस एरिया को कंट्रोल करते थे ताकि बॉर्डर सिक्योर रहे। और वो उस समय शायद उनको ज्ञान नहीं होगा कि ये सबसे बड़ा मिनरल रिच एरिया है या सबसे बड़ा जो खदान है उसमें पाई जाती हैं, सबसे बड़ा रिच एरिया संसार का वो है। लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से भी, चूंकि उसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगभग 6 कंट्रियों से उस समय लगता था, आज भी लगता है, इसलिए उसकी स्ट्रैटेजिकल महत्व है और वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जहां से पूरे एशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिस समय गिलगिट बाल्टिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान न कहें, हम ये कहें कि पूरा जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत में हुआ महाराजा हरि सिंह के द्वारा, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र था वो उसकी लीज कैंसिल हुई। उसकी लीज कैंसिल होने के बाद वहां जनरल ब्राउन बैठा हुआ था, मेजर ब्राउन बैठा था। मेजर ब्राउन को हैंड ओवर करना था वो लैंड जम्मू कश्मीर के महाराजा को। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने मेजर घनसारा सिंह को वहां भेजा और वहां जाने के बाद उन्होंने वो हैंड ओवर लिया। लेकिन मेजर ब्राउन ने उस समय वो पूरा का पूरा जहां वो रसद सामग्री थी वो सब या तो नष्ट कर दी या फिर वो खाड़ी में फेंक दी, यानी कि पानी में बहा दी। हमें सूचना थी कि वहां खाने पीने की रसद सामग्री सफिशिएंट है, अब केवल टेक ओवर लेना है, फिर आगे जम्मू कश्मीर की सरकार वहां कंटिन्यू करेगी। लेकिन
नतीजा ये निकला कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार वहाँ कंटिन्यू करती, तो मेजर घनसार सिंह जब वहाँ पर पहुँचे तो मालूम पड़ा कि उनके सर्वाइव करने के लिए भी कुछ वहाँ व्यवस्था नहीं थी। अब ये जो मेजर ब्राउन है, इसको दिल्ली आना था, दिल्ली आने की बजाय वो इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद में कबायलियों की जो सेना तैयार हो रही थी और जो कबायलियों के भेष में जो सेना तैयार थी, उस सेना का नेतृत्व मेजर ब्राउन ने किया था। गिलगिट बाल्टिस्तान पर सबसे पहले उसने हमला किया था, चूंकि गिलगिट एजेंसी उसके हाथ में थी, और उसने घनसार सिंह को जब चारों ओर से घेर लिया तो उसने कहा कि देखो, कश्मीर पर कब्जा पाकिस्तान का हो चुका है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए अब सरेंडर कर दो। घनसार सिंह ने सरेंडर किया, उन सभी की वहां हत्या की गई, और जो झंडा पाकिस्तान का फहराया वो मेजर ब्राउन ने फहराया था, जो कि इंग्लिश जनरल था, इंग्लिश मेजर था। यानी कि अंग्रेजों का उस समय, अगर हम माउंटबेटन की बात करते हैं तो माउंटबेटन महाराजा से मिलने गए और महाराजा से उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाता तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। महाराजा से एक बार मिलने के बाद जब वो दोबारा महाराजा से मिलने गए तो महाराजा ने उनसे मिलने से मना कर दिया। अब माउंटबेटन ने उनसे फिर से कहा कि कारण क्या है, तो उन्होंने कहा महाराजा बीमार हैं। तो उन्होंने कहा महाराजा को देखने आए, महाराजा की बीमारी है तो मिलना स्वाभाविक है, हम उनके वेल विशर हैं। महाराजा ने खबर भेजी कि मैं इतना बीमार हूं कि मिल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो माउंटबेटन और इस समय नेहरू इधर से खेल रहे थे, उसका परिणाम था कि वो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाने वाला था। उधर जिन्ना भी तैयार बैठा था, लेकिन जब एक्सेशन हिंदुस्तान में हो गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो गया, तो फिर अंग्रेजों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लीगल काम तो हो चुका था, अब इलीगली काम उन्होंने, इसलिए मेजर ब्राउन को उधर इस्लामाबाद भेजा और इस्लामाबाद ने हमला करके वो एरिया को कब्जा किया। गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया स्ट्रेटेजिकल महत्व से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है। पाकिस्तान ने क्या बरगलाया, क्योंकि कोई भी एरिया पर जब आप कब्जा करेंगे ना, तो कब्जा करते समय वहां की जनता को आपके फेवर में होना अति आवश्यक है, अदरवाइज फौजें कब्जा नहीं कर सकती। या तो जनता नपुंसक हो या फिर जनता आपके फेवर में खड़ी हो जाए। जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसमें हमला करते समय उसने वहां के लोकल लोगों को यह समझाया कि हम तुम्हारा आजाद देश बनाना चाहते हैं। इसलिए महाराजा की सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे वो भी पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए। और मुस्लिम कैरेक्टर तो आप जानते ही हैं संसार भर का कैसा है। जब वो मुस्लिम वहां खड़े हो गए तो जब उस एरिया को कब्जा कर लिया, यूएनओ का इंटरफेरेंस हुआ और वो एक एलओसी बन गई, तो उस एरिया को पाकिस्तान ने नाम दिया आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम गुलाम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस 1956 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 256 बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि वी आर फॉर्मली हेल्पिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हम बना रहे हैं और इसकी हेल्प करने के लिए पाकिस्तान हर हालत में तैयार। बिल्कुल वही खेल खेला जो खेल उन्होंने उस समय बलूचिस्तान के साथ खेला था कि हम एडवोकेट हुआ करते थे बलूचिस्तान के जिना साहब, और ये जिना जब एडवोकेट था तो इसने उल्टा सीधा समझा कर फिर उसके अपनी फौजें भेजकर उस एरिया को कब्जा कर लिया। कलात का क्षेत्र था या जो बल्टिस्तान जो बलूचिस्तान का क्षेत्र था, क्योंकि ब्रिटिश बलूचिस्तान ही केवल पाकिस्तान के पास था, बाकी बलूचिस्तान, कलात और जो प्रिंसली स्टेट थी वो अलग थी, उसको स्वतंत्र रहना था, वो स्वतंत्र की तरफ जा रही थी, या फिर वो भारत के साथ आने के लिए तैयार थे, लेकिन हम ले नहीं सकते, लीगली वो आ नहीं सकता था। जब वहां की जनता को इन्होंने ये कन्विंस कर लिया कि हम आपको स्वतंत्र रखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन रख दिए कि ये एरिया जो है स्वतंत्र एरिया है, और जब भी इसका इशू सॉल्व होगा तो फिर आपका एक सेपरेट देश बनाया जाएगा, जो अंग्रेज भी चाहता था, या तो पाकिस्तान में मिल जाए या फिर बफर स्टेट बन जाए हिंदुस्तान और रशिया के बीच में, ताकि ये बफर स्टेट की वजह से रशियन बॉर्डर भारत से ना लगे और भारत और रशिया की जो इंटीमेसी है, जो निकटता है, वो ना आए। क्योंकि ब्रिटेन जो है वो यूएस के खेमे में था और यूएस नहीं चाहता था उस समय कि भारत और रशिया का संबंध बने, और क्योंकि अफगानिस्तान उस समय स्वतंत्र नहीं था। हालांकि बाद में रशिया ने अमेरिका ने प्रयास करके अफगानिस्तान को स्वतंत्र देश बनाकर एक बफर जोन बना दिया, और भारत और रशिया के बीच का जो संपर्क है वो संपर्क वहां से कट गया। हालांकि यूएसएसआर से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उधर से अगर जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भी हमें एक बार एक्सेस वहां मिल जाती अफगानिस्तान के अलग होने के बावजूद। लेकिन अंग्रेजों ने पूरा खेल खेला। अब
पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र को जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको अपना 5वां प्रोविंस बनाना चाहता है। 5वां प्रोविंस बनाने के लिए उन्होंने 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन रखा उसमें भी 5वां प्रोविंस नहीं था, 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें भी 5वां प्रोविंस नहीं है। उनमें लगातार ये कहता आया कि हम स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं और आपकी हम मदद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का करैक्टर सामने आया क्योंकि वो उसको आज़ाद कह के हमारे पास जो बचा हुआ क्षेत्र था उस क्षेत्र में भी वो आतंकवाद फैलाता रहा और आज़ादी आज़ादी ये सब करता रहा। लेकिन पाकिस्तान का मंसूबा कभी भी उस क्षेत्र को आज़ाद करने का नहीं था। उसका मंसूबा सिर्फ इतना था कि देश हिंदुस्तान के प्रति कैसे वहाँ के लोगों को बरगलाकर हिंदुस्तान के प्रति खड़ा करवाया जाए और वहाँ टेररिज्म फैलाया जाए। अभी जो कल की घटना है उस घटना ने गिलगिट बाल्टिस्तान के माध्यम से पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इमरान खान के पीछे पड़ गए। गिलगिट बाल्टिस्तान की जो लीडरशिप है उसने कहा, क्योंकि वहां एक बड़े लीडर थे बाबा जान की वो गिरफ्तारी उन्होंने कर ली और गिरफ्तारी करने के बाद आपको अंदाजा भी है कि पाकिस्तान भी अभी भी 6ठी और 7वीं शताब्दी में जिंदा है। उसने उनको 90 साल की सजा दी, 90 साल की जेल, एंटी टेररिस्ट एक्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में कल प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब हम हैं नहीं तो पाकिस्तान का एंटी टेररिस्ट लॉ हमारे ऊपर लागू कैसे होता है और पाकिस्तान का एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत हमारे व्यक्ति को कैसे जेल हो सकती है। फैजान मुस्तफ़ा वहां पर एक बड़े लीडर हैं, वो लगातार कहते आए हैं कि हम पाकिस्तान नहीं हैं और हम लीगली हिंदुस्तान के साथ मिले थे तो हिंदुस्तान को वहां पर एक्सेस करनी चाहिए, हिंदुस्तान को वहां वीजा फ्री एंट्री वहां के लोगों को देनी चाहिए और हिंदुस्तान में ये पीछे वो कहते आए लगातार। अभी तो सिचुएशन थोड़ी दूसरी है क्योंकि हिंदुस्तान अभी पूरी शक्ति के साथ उस प्रोविंस को ही अपने साथ मिलाने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर चाइना ये बीच में ना आता तो शायद अभी गिलगिट बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका होता, यानी उसके कब्जा हो चुका होता। खैर, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार इतने बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में इस समय वहां की फौजें कत्लेआम कर रही है। चाइनीज फौजें, चाइना के लोग जो वहां सीपीसी बना रहे हैं उस क्षेत्र में वो काम नहीं कर सकते अगर वहां की फौजें न लगी हों। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोग विद्रोह कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौजें उनको कत्लेआम कर रही हैं इस समय। इसीलिए चीन और पाकिस्तान जब ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य बने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, यूएन कमीशन के सदस्य बने, तो पूरे विश्व ने उनको क्रिटिसाइज किया क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है या शिनजांग में जो चाइना कर रहा है या चाइना जो पाकिस्तान के सहयोग से गिलगिट बाल्टिस्तान में कर रहा है वो किसी भी हालत में ह्यूमन राइट के फेवर में नहीं जाता। वो कोई ह्यूमन राइट नहीं है। ह्यूमन ही खत्म कर देते हैं तो उसका राइट कहां से बचता है। जहां ह्यूमन को खत्म करने की प्रवृत्ति हो और वहां ह्यूमन राइट के वायलेशंस का मामला कैसे सुनाया जा सकता है या कैसे देखा जा सकता है। पूरा का पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान आज की तारीख में रिवोल्ट पर है और पाकिस्तान लगातार वहां पर अपनी 5वीं प्रोविंस बनाने के लिए अब 70 वर्षों के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को सही से समझ में आया कि पाकिस्तान हकीकत में वहां कोई स्वतंत्र जम्मू कश्मीर नहीं बनाना चाहता था। पाकिस्तान केवल हम लोगों को बरगला रहा था, हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरियों को बरगला रहा था कि किसी तरह विद्रोह होकर ये मिल जाए और फिर हम इस पर कब्जा कर लें और इस्लाम के नाम से इस पर कब्जा कर लें और जो गलत कर सकते हैं वो सब गलत कर लें उस क्षेत्र में। अभी गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद के लोगों को बड़ी बात समझ में आई है और अब वो प्रोटेस्ट पर हैं। इस समय मुझे लगता है कि चाइना के साथ अगर इशू ना होता और भारत कुछ स्टेप लेता तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग इस समय हिंदुस्तान के लिए आवाज लगा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं है, इसलिए पाकिस्तान छोड़ो, क्विट पाकिस्तान, और जो डेमोग्राफी आपने चेंज करी है उस डेमोग्राफी को वापस लो। मुझे लगता है ये अवसर तो अच्छा था, लेकिन चीन का जो इन्वेस्टमेंट है, मैं पीछे भी बार बार कह चुका हूं कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए उसने ये सारा ड्रामा रचा और उसने कहा भी कि बीआरओ जिस तरह से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और हिंदुस्तान जिस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर
का नतीजा ये निकलने वाला था कि साल 2 साल में वो गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लेता, और गिलगिट बाल्टिस्तान पर अगर हिंदुस्तान कब्जा कर लेता तो फिर हमारा वहां पर इन्वेस्टमेंट, जो हमारा वन बेल्ट वन इनिशिएटिव है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसलिए ये कन्फ्लिक्ट है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने एक लेक्चर भी दिया था, और ये उनका जो ऑफिशियल वर्जन आया था कि क्यों ये कन्फ्लिक्ट उन्होंने शुरू किया, उस पर मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा था कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हालांकि भारत सरकार ने कहा हम अपने क्षेत्र में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इससे तुम्हारा लेना देना नहीं। लेकिन भैया उनका लेना देना इसलिए है क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान को हड़पने की उनकी इस समय फिराक है, वो फिराक में है। पाकिस्तान अब लगभग चाइना के हाथों में बिक चुका है, और चाइना अब उसका एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन चुका है लगभग, क्योंकि चाइनीज सैनिक वहां पर काम कर रहे हैं। और वहां अगर पाकिस्तान को सर्वाइव करना है तो उसको धन चाहिए, क्योंकि टीएफटी का मामला हम देख ही रहे हैं कि उस पर लगातार वो ग्रे लिस्ट में है, और ये भी संभव है कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, क्योंकि 39 में से 3 कंट्री उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं, और 3 कंट्री फेवर में अगर खड़े होते हैं तो वो टीएफटी की जो रैंक है या उसका जो स्टेटस है, उस स्टेटस में से उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन अभी पाकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान है, उसमें चाइना, मलेशिया और टर्की उसके फेवर में खड़ा हो जाता है, और 3 ही चाहिए। सऊदी अरबिया भी पीछे उनके फेवर में खड़ा होता रहा था, लेकिन सऊदी अरबिया मुझे नहीं लगता कि इस बार जो बैठक अभी चल रही है 1-2 दिन से, उसमें वो उसके फेवर में खड़ा होगा। हालांकि उस पर मैं अलग से, जिस समय उस पर कोई नतीजा निकलेगा 1-2 दिन में, तो मैं अलग से उस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को कोई संसार में पैसे देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने कभी आज तक इकोनॉमी अपनी सुधारी नहीं, वो सिर्फ टेररिज्म खेती करते रहे, और टेररिज्म का खेल उनका खत्म होता जा रहा है। सिर्फ चाइना और टर्की उनका एक ऐसा साथी रह गया है जो उनके टेररिज्म के खेल से हिंदुस्तान के प्रति एक गलत दुर्भावना के साथ, या खुद दुर्भावना के साथ कि वो कैसे गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लें, जैसे उन्होंने सक्शगाम घाटी पर कब्जा कर लिया। और सक्शगाम घाटी पाकिस्तान ने जब कब्जा किया था, उसके बाद चाइना के पास चली गई, और कभी पाकिस्तान उससे वापस नहीं ले सकता। और अभी जो लीज हुई है सीपीईसी की, उस लीज को कभी भी पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन काल में ख़त्म कर सकता है। और चीन का उद्देश्य है कि वो चाहे इन प्रकरण किसी तरह से भी मिले, वो गिलगिट बाल्टिस्तान को हड़पना चाहता है। तो अब जब ये 5वीं प्रोविंस बनाएंगे, तो 5वीं प्रोविंस बनाने के बाद इनको लीगल अथॉरिटी होगी कि वो चीन के साथ उसको लीज पर दे दें और अपना कुछ खर्चा कुछ दिन के लिए निकाल सकें। गिलगिट बाल्टिस्तान इस समय इस विचार से पीड़ित है, और गिलगिट बाल्टिस्तान का ये जो लोग हैं उनको समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि भारत में जो कश्मीरी हैं उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए, उनको प्रोटेस्ट करने चाहिए, उनको शुरुआत करनी चाहिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान को खाली करो और हमारा क्षेत्र में लाओ। मैं गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के साथ सद्भावना रखता हूँ, उनकी जो मदद हिंदुस्तान से हो सकती है वो करनी चाहिए, और मैं ईश्वर से आराधना करता हूँ कि उनका आंदोलन सफल हो और पाकिस्तान अपने मंसूबों में सफल ना हो, चीन अपने मंसूबों में सफल ना हो। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।